सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ग्रीड और कोई प्लान ही नहीं है लोगों का। हाँ, इकट्ठा नहीं करना चाहते। उनका ड्रीम होता है पैसे को खर्चा कैसे करना, कि पैसे को कमाना और पैसे को संभाल के रखना दोनों ही अलग कलाएं हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। और जो पैसा मैनेज करने की स्किल है वो पैसे कमाने से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजीव और मेरे साथ मेरी सिस्टर मोनिका। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो हर किसी के दिल के करीब होता है, जो कि है पैसा। चाहे वो रुपए में हो, डॉलर्स में हो या किसी और फॉर्म में हो, हम इसको बहुत सारा इकट्ठा करना चाहते हैं बिकॉज इसके साथ हमारे बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। बल्कि साइकोलॉजी ऑफ मनी जो बुक है उसमें बाकायदा एक चैप्टर है जिसमें ये सिखाया गया है कि पैसे को कमाना और पैसे को संभाल के रखना दोनों ही अलग कलाएं हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। तो हम इसके बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बट फिर भी हमने नोटिस किया है कि बचपन की बात हो, स्कूल की बात हो, घर में बैठक हो, बच्चों को उससे निकाल दिया जाता है। उसके बाद कॉलेज में, इवन पैसा कमाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसको मैनेज कैसे करना है। और जो पैसा मैनेज करने की स्किल है वो पैसे कमाने से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करें। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी ही बात करूं, जब मैं 8th क्लास में था तब से मैं क्लियर था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और मेरा बहुत अच्छा लक था। मैंने थोड़ी मेहनत भी की कि मैं डॉक्टर बन गया। उसके बाद मेरे अपने ड्रीम कॉलेज एम्स से मैंने MD भी की, वो भी अपनी फेवरेट ब्रांच साइकेट्री में, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। बट पूरे प्रोसेस में मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना मुझे कभी बचपन में सिखाया गया कि पैसे को मैनेज करना या पैसे के बारे में सीरियस होने की कोई ज़रूरत होती है। जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आया और जैसे कि थोड़ी बहुत दिक्कतें सभी को शुरू के 1-2 साल में आती हैं, तब मुझे समझ आया कि कुछ मेरी नॉलेज में कमी है, कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मैंने कुछ पढ़ाई शुरू की, कुछ मैंने कोर्सेज़ भी किए और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में समझ आई। इस लेवल पे समझ आई कि मैंने कुछ सेमिनार्स भी लिए, उसमें से ज़्यादातर तो फ्री थे। कुछ मैंने वीडियोस भी बनाए मनी मैनेजमेंट पे। बट जो मेरे सर्कल में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव है, मेरी सिस्टर तो मेरे साथ ही बैठी है, तो हमने जब आपस में वो फंडे डिस्कस किए, उन फंडों को अप्लाई किया और अगले 10-15 सालों में हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो 47 साल की उम्र में अभी मैं हो गया हूँ 47 का। 8वीं कक्षा, मतलब 13 साल की उम्र में मुझे ये तो क्लियर था कि मैं ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, बट मुझे ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि उस बनने के बाद जो मैं पैसा कमाऊँगा उसे मैनेज कैसे करूँगा, उसे बेटर यूटिलाइज़ कैसे करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर हम सब वो सीख पाएँ तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो जैसे तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तुझसे बहुत सारी बातें सीखती हूँ, तो मुझे तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सोचने से पहले ही मुझे तेरे से उनका आंसर मिल जाता है। पर तुझे एग्जैक्टली कब पता चला कि हमें पैसे के बारे में जैसे बात करनी चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उसको मैनेज कैसे करना है? तो तेरे दिमाग में ये सवाल कब आए या फिर तूने उनका जवाब कब ढूंढना शुरू किया? इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि मैंने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी 2007 1 फ़रवरी को, मुझे आज भी याद है अच्छे से। और 2008 का मार्केट क्रैश आया था। तो मैं काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में विज़िट करता था, तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो मुझसे उम्र में 10-15 साल बड़े थे और डेफिनेटली पैसे में बहुत ज़्यादा अमीर थे, उन सब ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था और वो कॉमन टॉपिक होता था बात करने का जब इकट्ठे लोग लंच करते थे। तो और वो लोग बोलते थे कि इस टाइम ना मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए, या लिवरेज एक वर्ड होता है, इसका मतलब पहले उस टाइम मुझे मतलब नहीं पता था, बट उसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10 लाख की बेट भी खेल सकते हैं। बट वो बहुत डेंजरस होती है कि जब बेट जब नेगेटिव होती है तो पूरा का पूरा 1 लाख ही खत्म हो जाता है अगर 10% भी मार्केट डाउन चली जाए। तो जब मैंने उनकी वो कॉन्वर्सेशन सुनी, उससे पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की सारी सीरीज़ बुक्स की पढ़ रखी थी, बट प्रैक्टिकली ना मेरे पास पैसा था ना और मैंने कभी अप्लाई भी करी थी। तो मुझे ये इतनी समझ थी मुझे रफली कि अगर इस टाइम मार्केट में पैसा लगाया जाए, मार्केट जब बहुत नीचे थी 8,000 या 7,000 जो भी सेंसेक्स था, तो मुझे पक्का विश्वास था कि 2-3 साल के अंदर अंदर ये पैसा ज़रूर बढ़ेगा। और मैंने देखा कि मेजॉरिटी लोग, मुझे शायद ही कोई एक ऐसा इंसान मिला हो जो उस टाइम मार्केट में पैसा लगाने के लिए तैयार था, और मेरे साथ मुश्किल से कुछ 1000 रुपये थे। अगर मेरे पास उस टाइम पैसे होते तो मैं पक्का लगाता। एक तो ये इवेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग मेरे पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आए जो खुद ब्रोकर्स थे, और अक्सर वो सेकंड जनरेशन ब्रोकर थे। सेकंड जनरेशन ब्रोकर का मतलब है कि उनके पापा तो सक्सेसफुल थे, उन्होंने अच्छे से ब्रोकरेज की, घर चलाया, ये किया, बट ये बच्चे नए मार्केट में आए। इन्होंने मार्केट को 3-4 साल की उम्र में, मतलब 3-4 साल से देखा, 25-30 साल की उनकी उम्र थी, बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस था नहीं, पापा की बनी बनाई प्रैक्टिस थी, उसमें आए और उन्होंने खुद पैसे लगाए और वो लिवरेज और वो सारी चीज़ें की और वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो इस चीज़ ने ना मुझे बहुत फैसिनेट किया, क्योंकि
किस्मत से मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहा हूँ, चाहे हेल्थ की बात हो या पढ़ाई की बात हो या इवन मनी की बात हो। तो मुझे लगा इसमें ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते होंगे, जैसे एमबीबीएस करने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, कुछ एमसीक्यूज तैयार करने पड़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट तैयार करने पड़ते हैं। साइकेट्रिस्ट बनने के लिए आपको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे लगा मुझे मनी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे। तो इंसिडेंटली मेरे ना फ़ोन में एक SMS आया शेयर मार्केट के बारे में, वरुण मल्होत्रा जी का, जिनका चैनल है बहुत सक्सेसफुल, और भगवान की कृपा से वो मेरे मेंटर भी हैं, और अब तो उनको जानते हुए मुझे लगभग उतने ही साल हो गए जितना साल में उनका कोर्स किया था। तो उनका कोर्स मुझे शायद उस टाइम 13-14 हज़ार का था। मैंने प्रदीप के साथ किया, जिसके साथ हमने हेल्थ का वीडियो भी बनाया था। तो उस कोर्स में उन्होंने 10 क्लासेस ली और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो मैंने वो 5 क्लासेस दोबारा रिपीट की, क्योंकि पहली 5 क्लासेस में वो सिखाते थे कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती। और इंटरेस्टिंगली कुछ ही 1-2 लोग ही मुश्किल से डॉक्टर थे, ज़्यादातर लोग MBAs थे, कुछ यंग थे, कुछ ओल्ड अंकल्स थे, कुछ रिटायर्ड लोग थे जो शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते थे। तो मैंने तो वो कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं लोगों की साइकोलॉजी को समझ पाऊँ कि क्या ऐसा होता है कि वो गैम्बलिंग जैसा करने लगते हैं। और मुझे भी लगता था ये एक जुआ है जिसमें लोग फंस जाते हैं। बल्कि इंटरेस्टिंगली थोड़े दिन पहले की बात करें तो एक न्यूज़ भी आई थी, ज़ीरो दहा जो यंगेस्ट बिलियनर हैं इंडिया के, उन्होंने ये बोला था कि 99% लोग, अगर ठीक से फिगर याद है, 99% लोग 3 साल में FD से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा पाते हैं। इसका मतलब जो लोगों को नॉलेज कम है और वो सिर्फ FDs बनाते हैं, वो ज़्यादा सेफ हैं, बजाय जिनको थोड़ी सी नॉलेज है वो अपना पूरा पैसा बर्बाद लगा देते हैं। तो उनकी 10 क्लासेस को मैंने जब कंप्लीट किया, उसके बाद 5 क्लासेस को फिर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद वो कहते थे कि बहुत कम लोग होते हैं, वो ईयरली ना कंसल्टेशन भी देते हैं अपनी, कि जिन्होंने कोर्स किया हुआ है तो हर साल वो उनसे मिल भी सकते हैं। और मैं पिछले 7-8 साल से उनसे मिल भी रहा हूँ, और उसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर भी होगी। इसलिए नहीं कि मैं पैसा तो तब भी उतना ही कमाता अगर मैं नहीं मिलता उनसे, पैसा अब भी उतना ही कमाता हूँ मैं, बट फ़र्क ये है कि पैसे को समझना, उसको सेव करना, उसको इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सब मैंने सीखा। और मैंने सीखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ग्रीड, और कोई प्लान ही नहीं है लोगों का, उनको बस, और लोग ना पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहते, उनका ड्रीम होता है पैसे को खर्चा कैसे करना। जैसे मैंने मान लो 10 लाख मुझे चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, तो ये नहीं होता कि मुझे 10 लाख या 1 करोड़ चाहिए, मतलब ये है कि मुझे एक ऑडी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रैवल चाहिए, मुझे ट्रिप्स चाहिए। तो हम पैसे को देखते ही खर्चे की तरह हैं। बल्कि जो हमारे पापा मम्मी की जनरेशन थी वो फिर थोड़ी बेटर थी, क्योंकि वो सेविंग के एंगल से देखती थी, उन्होंने एक मुश्किल एंगल देखा था। तो जो हमारी जनरेशन है वो एक्सपेंडिचर के एंगल से देखती है। तो मुझे ये समझ आया कि लोगों को जो ग्रीड होती है ना, जो लालच होता है, वो बहुत बुरी तरह से फंसा देता है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। तो उस पर्टिकुलर कोर्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और उसके प्रिंसिपल्स को मैंने अप्लाई किया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहा। बल्कि तेरे साथ भी मैंने शेयर किए थे वो प्रिंसिपल, आपने भी अप्लाई किया और उससे आपको भी फ़ायदा हुआ। तो मेरा तेरे से ये सवाल है, तूने कहा कि जो पुराने जनरेशन के तो नहीं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स के लेवल के लोग थे वो सेविंग करते थे, और जो अब वाले बच्चे हैं या फिर हमारी जनरेशन के लोग हैं वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं या खर्चते ज़्यादा है। तो मतलब क्या सिर्फ सेविंग करना भी ठीक है, कि सिर्फ मतलब कैसे पता चले कि कितना सेव करना है, कितना, कुछ तो एंजॉय भी करना चाहिए ना। अगर सेव ही करते रहें और उसको एंजॉय ना करें तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो ये तो नहीं हम कह सकते कि सिर्फ सेव करना ही ठीक है। तो कैसे पता चले कि कितना सेव करना है, कितना एंजॉय करना है, कैसे, मतलब कैसे बताएगा तू इसके बारे में? देखो, इसकी सिंपल परसेंटेजेस हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे भी जाएंगे, गूगल भी करेंगे, तो आपको डिफरेंट परसेंटेजेस मिल जाएंगे। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करेंगे तो वो 3 बॉक्सेस में बांट देते हैं। एक बॉक्स हो गया जिसमें आप अपने हर महीने के जो खर्चे हैं वो होने ही हैं, एक बॉक्स हो गया जो आपने सेव ही करना अपने रिटायरमेंट के लिए, और एक बॉक्स हो गया जो आपने इमरजेंसी फ़ंड और बाकी सब चीज़ों के लिए रखना है। तो अगर सिंप्लीफाई इस तरह से करना हो, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 10% सेव करने की है, बट दैट इज़ टू लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो, और ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुश्किल भी होता है, खासकर जो लोग अर्न करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक पार्किंसन लॉ होता है। पार्किंसन लॉ कहने का मतलब है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। हम अपने कपड़ों का ब्रांड, हम अपनी गाड़ी, हम अपना घर, अपने उसका इंटीरियर जो है उसको बेटर करते जाते हैं। कहीं ना हमें उसको उस पर ब्रेक लगानी पड़ती है। तो वरुण जी के कोर्स की वजह से सबसे पहली की चीज़ जो मैंने की थी 7-8 साल पहले अपनी लाइफ में, वो ये की थी कि मैंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को उसके बाद ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। मैंने अपना खर्चा वही रखा, मैंने अपनी पैंट, अपनी शर्ट का ब्रांड या जो भी मुझे पसंद था या जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैंने वहीं तक रखा, उनको बढ़ने नहीं दिया। दैट इज़ नंबर 1।
ये नहीं कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, बट ये है कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ तो आइडली अगर आप 30 रुपये बचा सके तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप 10 रुपये भी नहीं बचा रहे, जो कि 90 to 95% लोग सच में नहीं करते, इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों पे निर्भर होना पड़ेगा रोज़ी रोटी के लिए। मतलब अगर आपको खाना भी खाना है तो भी उन पर निर्भर होना पड़ेगा। और इसका मैं वो दूसरा वो वाला एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं जो आप मोनिका आप पूछ रहे थे। वो ये है कि 10% हम इंजॉयमेंट के लिए भी रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि 10% हमने सेविंग की है और 10% हमने इंजॉयमेंट के लिए रखा है, तो उसमें हम हॉलीडे करें, अपना फेवरेट फ़ोन लें, कुछ भी लें, जो हमारा मन करता है वो हम लें। और अगर हम 20-30% सेव करते हैं, और मतलब उसमें असल में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये आती है कि महीने के खर्चे ही लोगों के इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग क्या करते हैं कि पहले खर्चा करते हैं, उसके बाद बचाने की बातें करते हैं या इन्जॉय करने की भी बातें करते हैं। कई लोगों के पास तो इतना पैसा भी नहीं हो पाता कि वो इन्जॉय कर सकें, अगर ज़िंदगी चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमें जो है प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे जो साथ वाले 90 to 95% लोग हो रहे होंगे वो हमारी सेम इनकम में हमसे ज़्यादा खर्चा कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे आपको प्रेशराइज़ करें कि आप वो खर्चा करें, तो आपको वो खर्चा नहीं करना। अगर आप अपने आप को सिर्फ ये प्रिंसिपल भी आप अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। उसके बाद जो रॉबर्ट कियोसाकी जी का प्रिंसिपल है वो ये है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है सबसे पहले आपने पैसा वो बाहर निकाल लेना, दोनों पैसे बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेविंग वाला निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी में मज़ा तो आ नहीं रहा है ना। तो आप वो वाला पैसा भी बाहर निकाल लीजिए जो आपको सेव करना है। मान लीजिए कोई 10,000 कमाता है तो वो 1,000 रुपया निकाल ले सेव करने के लिए और 1,000 इन्जॉय करने के लिए भी निकाल ले। या 1 लाख कमाता है तो वो 10,000 सेव करने के लिए निकाल ले और 10,000 इन्जॉय करने के लिए निकाल ले। तो वो ये मान के चले कि मेरे पास 80,000 रुपये ही हैं जिसमें मुझे घर भी चलाना है और आने वाले फ्यूचर के खर्चे भी निपटाने हैं। अब कई बार जब मैं सेमिनार में बात करता था जो मैंने लिए, तो उसमें लोग बोलते थे कि EMI हम वो सेविंग वाले पैसे से देंगे। नहीं, सेविंग वाला जो पैसा है वो हमारी रिटायरमेंट के लिए है कि हमने पूरी ज़िंदगी 40 साल 35 साल काम किया, तो हमें एंड में एटलीस्ट इमोशनली हम डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, फाइनेंशियली ना हो। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम वो 10% है। इसकी शुरुआत कैसे करें, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि 1% से शुरुआत करें कि अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आप 100 रुपये से शुरुआत कर लीजिए। तो जैसे मेरी फ्रेंड है, वो काफ़ी अच्छा कमाती है, बहुत अच्छा पैकेज है उसका, पर वो कहती है कि पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान करूँ। सपोज़ वो अभी 40 साल के है, तो अब वो इमेजिन करती है कि वो 55 से ज़्यादा उसके बाद जॉब नहीं करना चाहती, पर वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। तो वो कहती है जब भी मैं अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे टेंशन होने लग जाती है। तो फिर उसको क्या सजेस्ट करेंगे अगर ऐसे कोई सवाल पूछता है तो? देखो, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। असल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोनिका, वो है इसमें डिसिप्लिन। और आपको बेसिक कुछ जैसे मैं ये नोटबुक, ये क्या कहते हैं, पेपर्स और पेन लेके बैठा हूँ, तो सबसे पहले जो है वो आपको बजटिंग करनी चाहिए। बजटिंग करने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको बजट बनाना है। आपको सिर्फ 1 महीना एक कॉपी लेके लिखना है कि पूरे महीने में मैंने क्या खर्चा किया। किसी खर्चे को रोकना नहीं है, आप वो लिखते जाएंगे। जब आप ये एक्सरसाइज कुछ महीनों के लिए करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं से आप 5-10% पैसा निकाल लेंगे, बचा लेंगे। आप कहीं ना कहीं तो देखेंगे कि वो कपड़ों में, खाने में, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा हो नेटफ्लिक्स या किसी और चीज़ का जिसके बारे में आप भूल ही गए हैं। जब आप अपनी क्रेडिट स्टेटमेंट देखेंगे तो उस 500,000 रुपये को आप बचाने की कोशिश करें। दैट इज़ नंबर 1 प्रिंसिपल। नंबर 2 प्रिंसिपल, आपको अक्सर ना हम क्या सोचते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा, इतना पैसा कमाऊँगा, इतना पैसा कमाऊँगा, ये हम सोचते हैं। इससे उल्टा हमें सोचना चाहिए कि कम से कम कितने पैसे से हमारा घर चल जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था कोविड में अगर इनकम्स कम हो गई, लोगों की जॉब्स गई, तो खर्चे भी कम हुए। चाहे वो मेड्स ना आने की वजह से हुआ हो, बाहर ना खाना खाने की वजह से हुआ हो, जैसे बच्चों की बस की फीस नहीं लग रही, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसकी वजह से हम उस फिगर पे आए कि इससे कम से मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे मान लेते हैं आपके फ्रेंड का जो पैकेज है वो 1 लाख रुपया पर मंथ है, सिंपल मैथ्स रखने के लिए। और अगर वो कम से कम खर्चा करती हैं और 30-40 हज़ार में उनका काम चल जाएगा, तो उनको चिंता ये करनी है कि मैं अपने पैसे के साथ ऐसा क्या करूं
कि 15 साल के बाद जब मैं रिटायर हूँ तो मुझे कम से कम 30,000 पर मंथ की इनकम होनी चाहिए। क्या उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से किराया आ सकता है, या उनको कोई पेंशन मिलेगी, या उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड बनाया है, या उन्होंने कोई सेविंग की है, या इतना सारा पैसा उनके पास है कि उसका जो ब्याज है वही इतना आ जाए और वो पहले से सेव करती आ रही हैं, चाहे उन्हें आइडिया है या नहीं, उनकी पॉलिसीज़ कितनी हैं, उन्होंने बैंक में कितना पैसा रखा है। तो सबसे पहले तो हमें कॉपी पेन लेके ये देखना पड़ेगा कि हमारे एसेट्स क्या हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे ऊपर कोई लोन तो नहीं है जिसको हमें उतारना है और ये सब करना है। तो जब हमें वो फिगर क्लियर होगा, क्योंकि जब मैंने ये एक्सरसाइज काफ़ी लोगों के साथ की है, अपने अकाउंट्स के लड़का जो हमारे यहाँ काम करता है उसके साथ भी की थी, तो उसने भी बड़ा रिलैक्स फील किया था सेम पैसे कमाने में ही। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें वो फिगर ही नहीं पता होता कि कितने कम से कम पैसे में हमारा घर जो है वो चल सकता है। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा चाहिए, क्योंकि अगर उस तरह की बात करें तो हम तो ये वीडियो बनाने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। फिर तो यहाँ पे मुकेश अंबानी और अदानी जी को बैठना चाहिए तेरी और मेरी जगह। सही बात है ना। तो हम ये बात क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमें इसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता ये है कि जो मिनिमम खर्चा है हमारा महीने का, जिससे हम कम नहीं करना चाहते या कम नहीं कर सकते, क्या हम वो मैनेज कर सकते हैं? अगर हम उसे मैनेज कर सकते हैं तो हम अमीर हैं। मतलब कि अगर जितनी भी हमारी सैलरी है, अगर हम 30% उसका सेव कर पा रहे हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो डेफिनेटली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 30% तो बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे। एक टाइम पे मैं खुद ही नहीं कर पाता था। दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो खैर मैं 50% सेव कर लेता हूँ। वो इसलिए नहीं मैं सेव कर लेता कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, मैं इसलिए सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डिसिप्लिन्ड रहता हूँ। मैं खर्चे उतने करता हूँ कि मुझे समझ आ गया कि इतना मज़ा करना चाहिए, इससे ज़्यादा मज़ा नहीं करना चाहिए। वो तो फिर एक बार क्या होता है, जैसे लोगों को पैसा खर्च करने की आदत होती है, वैसा पैसे सेव करने में भी मज़ा आदत पड़ जाती है। उसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल तेरी भाभी का ही देना चाहूँगा, अपनी वाइफ का, कि वो मेरे से बोलती थी कि मेरे पास ना पैसे नहीं बचते। तो मैंने कहा एक काम कर, अगर मैं तो तेरे को पैसे देता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में उस टाइम कैश ज़्यादा मिलता था। अब तो ये डीमोनेटाइजेशन के बाद अब तो पेटीएम और ये सब चीज़ें होगी तो बातें बदल गई, बट पुरानी बात बता रहा हूँ 10-15 साल पहले जब मैंने सीखना शुरू किया था ये सब कर। मैंने कहा मैं तेरे को कैश देता हूँ, जब तू बैंक में डालती ना निकाला मत कर। इसी वजह से उसके बैंक में अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो गया 10-12 साल में। उसके बाद मैंने जो चेंज नोटिस किया अपनी वाइफ में वो ये था कि इससे कम नहीं होना चाहिए मेरा बैंक। हाँ, वो दिल को कुछ होता है। फिर एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक बार जैसे मैंने बच्चों को कुछ सामान खरीद के देना था, तो मैंने बच्चों को कहा कि तुम्हारे भी 50% लगेंगे, तुम्हारे बैंक अकाउंट से खुलेंगे। तो उनके पास जो थोड़ा बहुत कैश था इधर उधर से मिला हुआ, कहते नहीं हमारे बैंक से मत निकालो। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है, हम इस बारे में बात करें, हम एक बुकलेट बनाएं जिसमें हम महीने का बजट लिखें। हम देखें कि ऑलरेडी करते हुए खर्चों में से हम क्या सेव कर सकते हैं। अब क्योंकि हम कॉन्शियस हो गए, मैं अभी 50% 1-2 दिन में तो पहुंच नहीं गया, मुझे भी पहुंचने में 15 साल लग गए 50%। पहले तो मैं मुश्किल से 2-3% बचा पाता था, और हमारे डैडी मम्मी तो सेम ही है, तो हम फाइनेंशियली पीछे से तो अच्छे ही थे, तो हमें कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी बचाने की, कि अगर नहीं भी बचाते तो पापा हैं मम्मी हैं कि उन्होंने जितना किया है हमारे लिए वो सफिशेंट है। बट फिर भी आपकी सेल्फ इमेज भी तो होती है, आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो धीरे धीरे वो 1% हुआ, 5% हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 20-30 के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड करूँ फायर का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली करके, अगर आप वीडियोस देखेंगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ये एक मूवमेंट है एक तरह से। तो उसके जो फिगर्स हैं वो थोड़े मुश्किल हैं। अगर आप 60-70% बचाते हैं और मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड, डायरेक्ट ग्रोथ टाइप्स में, तो आप लगभग डिपेंडिंग ऑन द मार्केट 7-8 साल से 12 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाते हैं। बट उसमें कुछ लोग पुराने कपड़े भी खरीदते हैं। कई लोग तो सुन के ही घबरा जाएंगे कि कपड़े भी सेकंड हैंड खरीदते हैं, और वो जो हॉलीडे प्लान करते हैं उसमें वो खाना भी खुद बनाते हैं, कहीं किसी के पास रहते हैं, तो वो वाला लाइफस्टाइल हो जाएगा। क्योंकि जब आप 60-70% बचा रहे हैं तो इसका मतलब लगभग आप 30 से 40% सही काम चला रहे हैं। और उसमें कई बार कुछ लोग 32 से 35 साल में भी रिटायर हो जाते हैं। एक मज़े की बात ये है। और दूसरे मज़े की बात ये है कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं तब भी कोई ना कोई तो काम करना होता है, और कोई ना कोई काम करने के चक्कर में कई लोग उससे भी ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं जो वो पहले कमाया करते थे। तो उनकी अफोर्डेबिलिटी और उनका लाइफस्टाइल और बेटर हो सकता है। और दूसरी बात ये है, मुझे एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग 30% वाला फिगर बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज अगर आप 30% सेव करते हैं तो लगभग 20 साल के अंदर आप काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। आपके पास इतना पैसा हो जाता है, मतलब 30% कहने का मतलब है कि 20 साल पहले जितना आप इनकम कमाते थे, मान लीजिए कोई
10,000 कमाता था 20 साल पहले, आज की डेट में वो 2 लाख रुपए कमाता है। तो 10,000 में अगर वो 3,000 बचाता था और 2 लाख में अब वो 60,000 बचाता, तो वो अपने आप चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। जो खाना, जो कपड़े, जो चीज़ें, जो टीवी, फ्रिज, जो भी है। तो ये अगर हम 2-3 स्टेप फॉलो करते हैं, जिनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मिनिमम खर्चे कितने हैं। मतलब हमें गलत सिखाया जाता है कि हमें देखना, हमें बहुत पैसा कमाना है, इसकी चिंता नहीं करनी। हमें चिंता ये करनी है कि मिनिमम खर्चे इतने हैं कि अगर कोविड भी आ जाता है तो भी घर में दाल रोटी तो होनी चाहिए। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें तब भी उनके पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर हम झाड़ू पोछा भी खुद मार ले तो झाड़ू पोछा तो खरीदना पड़ेगा, दाल रोटी तो खरीदनी पड़ेगी। अगर पेट्रोल का खर्चा भी नहीं हो रहा तो कम से कम घर में पंखा या एसी तो चलाना पड़ेगा। अगर हम इस सब खर्चे को नाप लें और उसको हम मैनेज कर सकें और उसको कंफर्टेबली हम देख पाते हैं कि 10 से 15 साल तक हम मैनेज कर सकते हैं, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। अच्छा, तो अभी जितनी भी तूने हमें जानकारी दी है उसमें मुझे 3 चीज़ें समझ आई हैं। सबसे पहले तो बजट बनाओ कि हम कमाते कितना है, और उसके बाद देखो कि हमारा खर्चा कितना है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2। तो जो हमने ये देख लिया कि हमारा कितना खर्चा होता है, उसको 2-3 महीने हमें सबसे पहले फॉलो करना है। फिर देखना है कि कौन सी कम से कम ऐसा खर्चा है जिसके बिना तो हमारा गुजारा होना है। जैसे अगर हमारे बच्चे हैं तो वो स्कूल जाएंगे, घर पे रहते हैं तो किराया, ये तो मिनिमम जिसके बिना जितना खर्चा हमारा होना ही है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि जितनी भी हमारी सैलरी है पर मंथ, उसका अगर 1 लाख सपोज़ किसी की सैलरी है तो वो 30,000 तो कम से कम अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाई। तो ये तो मुझे समझ आया। तो इसके बाद मेरा एक सवाल है, जैसे अब कोविड की सिचुएशन आ गई, काफ़ी लोग जो हैं जिनकी सैलरी एकदम बंद ही हो गई, तो ये जो 30% था, यहाँ से हम पैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, ये 30% जो है ये आपके फ्यूचर के लिए है। जब आप काम करना बंद कर देंगे और आप किसी पे निर्भर ना रहें। मैं ये मानता हूँ पर्सनली स्पीकिंग कि ये 30% फिगर जो है ये बहुत बड़ा फिगर है। कुछ लोगों को शुरू में ये फिगर 10% अचीव करना भी मुश्किल होगा, बट 10% अचीव करना तो बेयर मिनिमम है ही। अगर आप अपने आप को आज से प्लान करें तो हो सकता है आज ना सही, आप हर महीने 1% करें तो आप साल के बाद 12% पे पहुँचें और आप 3 साल में 36 ना सही 30% पे पहुँच जाए। कि आप अपने खर्चे और ना बढ़ाएं, जहां आप अपना लाइफस्टाइल नीचे ना करें, इसको यहीं रखें। बट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो 70% है उसमें से 40% से आपका घर चल जाए। जैसे 1 लाख रुपए है तो 40,000 से आपका घर चल जाए, 30,000 से आपके हॉलीडे, आपकी कार की EMI, घर की EMI जो होना है वो हो जाए, और वो 20-30%, जब 30% ज़्यादा लग रहा है आप उसको 20 रख लीजिए, 40% घर के खर्चे कर लीजिए, 40% आप एंजॉय कर लीजिए, बट 20% तो कम से कम आपको 30-35 साल के लिए बचाना ही चाहिए, ताकि वो 20% इतना बड़ा हो जाएगा कि 80% उसमें ब्याज जुड़ जाएगा और आने वाले टाइम में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको फाइनेंशियली किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो भाई मुझे इस वीडियो की जो सबसे, या फिर जो हमने शेयरिंग करी, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यही लगी कि ज़्यादातर हम बचपन से ये सोचते हैं और पैसा कैसे कमाएं और पैसा कमाएं, पर इससे मुझे ये समझ आया है कि हम मंथ में मिनिमम खर्चा कितना करते हैं। एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना खर्चा तो हमें कम से कम अपने इतने पैसे हमें चाहिए ही। तो इससे तो एक तो हमारी करंट बजटिंग हो गई, और उसके बाद फ्यूचर के लिए भी हमको समझ आ जाता है कि हमें कितना पैसा चाहिए जिससे कि हमारा रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी जो है सिक्योर हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।